नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ गए हैं भाऊ तोरसेकर जी और ओंकार चौधरी जी और हम बात करेंगे आजकल के कुछ हॉट टॉपिक्स पे। उसमें जगदीप धनखड़ हैं, ममता बनर्जी हैं और बिहार की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। तो मैं चलता हूँ पहले भाऊ के पास। भाऊ, धनखड़ जी को क्या हुआ? कौन सी चींटी काट गई? अब क्या बोले इनकी हालत इतनी बुरी खुद ही कर ली है उन्होंने। मुझे लगता है कि एक बात होती है, मैं हमेशा मराठी में एक बात बोलता हूँ, किसी पत्थर को आप वो सिंदूर वगैरह लगा दो तो लोग मत्था टेकना शुरू कर देते, लेकिन पत्थर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई लोग सिंदूर सिंदूर जो है उसको नमस्कार कर ले, ना कि पत्थर को। और जब पत्थर मान लेता है कि मैं तो जागरूक देवस्थान हूं और वो हिलने डुलने लगता है तो लोग बोलते हैं तो भूत निकला। तो जाखड़ की हालत बिल्कुल वैसी हो गई है। धनखड़ धनखड़ उसको हाँ, जाखड़ तो उसको दूसरा बहुत बड़े भगवान समझने लगे और गड़बड़ हो गई। इसकी जरूरत नहीं थी, उनको अपनी औकात में रहना चाहिए था कि मैं कुछ बदल सकता हूँ। और दूसरी बात एक है कि जब आप मोदी को समझना चाहते हो तो मोदी पिछले 25 साल से जिस ढंग की राजनीति कर रहे हैं वो देखोगे तो पता चलता है कि ये इंसान किस ढंग की राजनीति करता है। अब देखिए, केशु भाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला ये दो जायंट थे वहां के, और इसके सिवा कांग्रेस में भी कोई बड़े नेता थे। आज उनमें से एक भी नाम गुजरात में लोगों को पूछो तो याद तक नहीं है। और मोदी जिसको चाहे उसको चीफ मिनिस्टर बना सकते। तो यहां से मोदी आए तो मोदी से पंगा लेने से पहले 25 साल का ये इतिहास है वो समझना जरूरी होता है। ये लोग वहां भूल जाते हैं। अब देखिए, पुतिन है, ट्रंप है या शी जिनपिंग है, ये इन तीनों को कहां लाके रखा है मोदी ने, जरा वो भी देखो ना। हाँ, कौन होता है मोदी जी, कौन होता है? अब ये पाकिस्तान वाले क्रिकेट के बारे में क्या क्या बोलते थे, आज पाकिस्तान के क्रिकेट की स्थिति क्या है देखो। तो जाके विराट कोहली ने उनको समझाने की कोशिश नहीं की। जो करना है अपने बल्ले से कर दिया, वो बुमराह है उसने बॉल से जो करना है कर लिया। अब समझो ना समझो मरो साले। तो ये अगर देखते और समझते धनखड़ तो आराम से अच्छी तरीके से और 5 साल पूरे होते, भारत के इतिहास में उनका अच्छा नाम लिखा जाता। लेकिन ये खुद ही अपना काम बिगाड़ना चाहते, तो इनको मोदी भी नहीं बचा सकता। मोदी ने कोशिश की है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे जो खबरें मिली है वो देखे तो पिछले कुछ महीनों से ये जो कुछ कर रहे थे उसके बावजूद उनको बर्दाश्त किया जा रहा था। मतलब बर्दाश्त करने का मतलब क्या है, मोदी जी इनको बचाना चाहते थे, लेकिन ये बोलते तू कौन बचाने वाला होता है, तू कौन बचाने वाला होता है, गला तो मेरा काटा जा रहा है ना, तो तू कौन बचाने वाला होता? तो भैया मरो। मोदी क्या करेंगे? अभी देखो, मोदी इन्होंने 21 तारीख को इस्तीफा दे दिया और मोदी जी 4 दिन के लिए 23 तारीख को बाहर निकल गए। उनको इतनी भी टेंशन नहीं थी कि भाई पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम खड़ा हो गया। मोदी जी को भरोसा है कि राजनाथ है, नड्डा है, अमित शाह है, ये हैंडल कर लेंगे। मुझे मेरे रुकने की जरूरत नहीं है, ये जितना स्कोर चाहिए वो कर लेंगे। मोदी जी तो निकल गए, मैदान में उतरे तक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम किसके सामने बॉलिंग कर रहे हो, किसके सामने बैटिंग कर रहे हो, ये जरा समझ लो और बाद में जो कुछ करना है करो, नहीं तो तुम्हारी शामत आ जाएगी और क्या होने वाला है। हुआ ओंकार जी, ये मामला जो है ये चल तो बहुत दिनों से रहा था और हमारे धनखड़ साहब जो है वो जिस तरह से बातें कर रहे थे पब्लिकली, क्योंकि जैसा जो शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ वो सबने देखा, किस तरह से उनको कहा कि आपको नंबर 2 को बताना पड़ेगा, मैं नंबर 2 हूँ कॉन्स्टिट्यूशनली, इत्यादि इत्यादि।
एक हरियाणा में बताते हैं कि पब्लिकली कहीं मोदी के ऊपर कहानी सुना दी। तो ये इस तरह की बातें ये काफी समय से कर रहे थे। और बाकी राजस्थान का समाचार ये है कि राजस्थान में इनके एक बड़े भाई हैं कुलदीप धनखड़, उनके दामाद ये राहुल कसवा हैं चूरू वाले, और उनके वो ये सारे के सारे लोग ये रियल एस्टेट का व्यापार करते हैं। ये जो 22 तारीख को जा भी रहे थे जयपुर विजिट पे, तो वो भी एक रियल एस्टेट वालों की एक सभा थी, उसमें जा रहे थे। दूसरी बात, इनके जो छोटे भाई हैं वो कांग्रेस में गहलोत के बिल्कुल खास हैं। ये सब होते हुए भी मोदी जी ने इनको स्थान दिया। फिर इन्होंने टिकट में इंटरफेरेंस करने का प्रयास किया। 2023 के विधानसभा चुनावों में झोटवाड़ा, जहाँ से टिकट मिला है आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, वहाँ से इन्होंने अपना जो एक ओएसडी, अच्छा ओएसडी दुनिया भर के बुला के झुंझुनू से और सीकर से और राजस्थान से वो सब पूरा वहाँ पे भर दिए। वेंकैया नायडू से कोई 5 गुना जो है वो स्ट्रेंथ बना ली अपने स्टाफ की। उसके बाद फिर इन्होंने राहुल कसवा को भी बीजेपी से टिकट दिलाने का प्रयास किया, और जब ये नहीं मिले तो उसके बाद ये कटु होते गए। और तो फिर ये जो हुआ, ये तो जिसको बोलते हैं ना लास्ट स्ट्रॉ था, ये मुख्य कारण नहीं था। ये तो ये था कि अच्छा ठीक है, अब तो करना ही पड़ेगा, वो वाली बात आ गई। बात तो बहुत दिनों से चल रही थी, केजरीवाल से भी इन्होंने डिस्कस किया। हाँ, और चंद्रबाबू नायडू वाली भी बात सामने आ गई। चंद्रबाबू नायडू से कहा कि साहब तो आप विड्रॉ कर लो। तो ये गलतफहमी कहाँ से हो जाती है लोगों को? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम ने क्या किया है, ये जो एक रिस्क फैक्टर ले रहे थे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब ये फर्क हो गई हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं अलग अलग पृष्ठभूमियों से, उन पर आप आंख मूंद करके भरोसा मत करिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह, सत्यपाल मलिक और अब अपने धनखड़ साहब, इन तीनों की ही पृष्ठभूमि आरएसएस की और बीजेपी की नहीं थी, और तीनों ने ही एक समय पर आकर के अपनी असलियत दिखा दी। वैसे तो अगर हम देखें तो धनखड़ साहब तो एक तरीके से कहीं मिट्टी में ही पड़े हुए थे, वहां से उठा करके लाए मोदी जी। पार्टी में उनको लीगल सेल का जिम्मा सौंपा गया। इसके अलावा फिर पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य में भेजा गया, गवर्नर बना करके भेजा गया, और फिर उपराष्ट्रपति बना करके भेजा गया। कभी कोई जाट अभी तक उपराष्ट्रपति बना नहीं था, और अगर सही तरीके से रहते तो हो सकता है आगे कुछ और चांस भी बन जाते। हाँ, प्रधानमंत्री बने थे चरण सिंह, उप प्रधानमंत्री चरण सिंह भी रहे और देवीलाल भी रहे, वीपी सिंह के समय भी और चंद्रशेखर के समय भी, लेकिन लड़ाई झगड़े उनके भी हुए। चौधरी साहब ने तो एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, होम मिनिस्टर रहते हुए इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करा दिया। उस समय मोरारजी भाई भी और दूसरे लोग भी नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी गिरफ्तार हों, और इंदिरा गांधी इतनी चतुर पॉलिटिशियन थी, उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा कि मैं अदालत में हाजिर ही तब होंगी जब आप मुझे हथकड़ी लगा देंगे। उन्होंने हथकड़ी लगा दी और उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे फोटो खिंचवाए। अगले दिन सारे अखबारों में पहले पेज पर वो फोटो छप गए। तो सारी बाजी पलट गई एक ही दिन में। सहानुभूति फिर से इंदिरा गांधी के पक्ष में चली गई। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि रॉबर्ट वाड्रा को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को नरेंद्र मोदी गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी कम से कम इतने समझदार तो हैं कि जो गलती चरण सिंह ने की थी इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवा के, वैसी गलती मैं ना करूं। अगर इनकी गिरफ्तारी होनी है, अगर इनको जेल भेजा जाना है तो अदालत फैसला करे, मैं अपने स्तर पर क्यों फैसला करूं।
और जो गिरफ्तार हुए, चाहे केजरीवाल, चाहे मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन या नवाब मलिक या अनिल देशमुख या ममता बनर्जी के मंत्री, तो नरेंद्र मोदी जानते थे कि उनकी तो कोई औकात है नहीं, किसी की भी नहीं है। और अपनी गिरफ्तारी को लेकर के केजरीवाल ने ड्रामे तो बहुत किए थे, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, लेकिन चल नहीं पाया क्योंकि लोगों का विश्वास तोड़ चुके थे, खो चुके थे। अब जो मूल सवाल आपका है कि साहब, ये अभी मैं मजाक मजाक में आपसे शो शुरू होने से पहले एक जो कहावत चलती है पूरी जाट बेल्ट में, वो साझा कर रहा था। वो कहावत ये है कि बिना पढ़ा जाट पढ़े जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। ये चलता है। तो ये मुझे लगता है धनखड़ साहब को भी, सत्यपाल मलिक को भी, इन सबको ये गलतफहमी हो गई कि हम तो खुदा जैसे हैं, अब जो चाहे वो कर सकते हैं। जो अभी चंद्रबाबू नायडू वाला किस्सा आपने बताया, ये दिसंबर का बताया जाता है। हाँ, मतलब 2-4 महीने पहले का नहीं है। दिसंबर में इन्होंने जयराम रमेश को कुछ कहा कि आप लोग चंद्रबाबू नायडू से जाकर के क्यों नहीं मिलते हैं। और अभी हाल फिलहाल में भी जिस दिन ये सारा कांड हुआ है, उस दिन भी बताते हैं कि जयराम रमेश लपक करके इनके पीछे इनके घर तक पहुंचे थे, वहां भी कुछ डिस्कशंस हुए हैं। इसके अलावा जब 4:30 बजे की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू नहीं पहुंचे, तो उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के साथ इनकी आधा पौना घंटा मीटिंग चली है वहां पर, कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों के नेताओं के साथ। तो ये मरने के काम तो खुद ही कर रहे थे। और बाकी तो तमाम चीजें अब पब्लिक डोमेन में आई चुकी हैं कि विदेश यात्रा के समय इनको स्वीट भी उतना ही लंबा चौड़ा और आलीशान चाहिए जैसा प्रधानमंत्री जैसे स्वीट में रहते हैं। या अगर जेडी वेंस अगर आ रहे हैं भारत की यात्रा पर, तो चूंकि वो भी उपराष्ट्रपति हैं, मैं भी उपराष्ट्रपति हूं, तो उच्च स्तरीय बैठक एक दोनों के बीच में होनी ही चाहिए। और टेलीविजन अपने राज्यसभा टीवी के संपादकों को बुला करके कहना कि राज्यसभा टीवी तो उपराष्ट्रपति के लिए है, यहाँ प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को ज्यादा हाईलाइट क्यों कर रहे हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि दिमाग ही खराब हो गए थे, सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठे थे। आपकी फ्लीट में भी उतनी ही सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां क्यों नहीं चल रही हैं जितनी प्रधानमंत्री की फ्लीट में चल रही हैं। कोई मतलब नहीं है इन बातों का। अरे भाई, आपको बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं और राष्ट्रपति को भी बनाने वाले वही हैं। जितनी नियुक्तियां हो रही हैं वो वहीं से हो रही हैं। तो ये अंतर जब आदमी भूल जाता है ना, और वो ये समझने लगता है कि प्रोटोकॉल में तो मैं हाई लेवल पे हूँ इस समय, इसलिए मुझे तमाम मेरी इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए, तो वहां आकर के गड़बड़ियां होती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ तो अभी भी हिडन है, छुपा हुआ है, जो चीजें धीरे धीरे शायद सामने आए और शायद ना भी आए। बहुत कुछ है, इसलिए धनखड़ साहब अभी तक चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि उनको पता है कि जिस दिन वो बोलेंगे उस दिन बहुत सारी चीजें और पब्लिक डोमेन में अलग अलग जगहों से सूत्रों के जरिए आ जाएंगी सामने। जी भाऊ, मजे की बात यह है कि वो बार बार जो है वो प्रोटोकॉल की दुहाई देते थे कि मैं नंबर 2 का हूँ, मैं नंबर 3 से सवाल पूछ सकता हूँ, नंबर 3 मुझको रिपोर्ट करेगा। तो फिर तो प्रेसिडेंट भी अगर कल को कहने लगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर हमको रिपोर्ट करेगा, तो वो भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में परमिटेड नहीं है। फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से मांग ले। अच्छा, जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है जिसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, उसमें चीफ जस्टिस शायद 5 या 6 नंबर पे आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ जस्टिस से सवाल पूछने लगे, उनको निर्देश देने लगे। तो ये तो है कि बिल्कुल बचपने वाली बात है, और ऐसा नहीं है कि इनको
ऐसा ऐसा नहीं है कि इनको प्रशासन का अनुभव नहीं था। प्रशासन के ये मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद भी ऐसी बचपने जैसी बातें। जी। सबसे पहली बात मुझे लगती है कि धनखड़ जी एक बात भूल गए कि वो राजस्थान से है, और अंग्रेजी में एक कहावत है, ऊंट के पीठ पर रखा हुआ तिनका, और ऊंट तो राजस्थान में होते हैं ना। तो भाई वो बाकी दिल्ली वगैरह की बात छोड़ दो, आप राजस्थान से हो तो कम से कम राजस्थान की जो बात है वो तो समझो। ऊंट तब बैठता है कि जब उसका पूरा हो गया है, उसके ऊपर आप तिनका रखो। तो ये मामला जो है वो तिनका है, स्ट्रॉ ऑन द बैक ऑफ कैमल। तो उस एक तिनके से वो बैठ नहीं जाता। बैठने का कारण ये होता है कि पहले से उसके पीठ पर बहुत बड़ा वजन रखा हुआ है, बहुत बड़ा बोझ है। अगर वो लेकर उठना उसको मुश्किल है तो आप उस पर लादते जाओ तो टूट जाता है मामला। अब इतना यानी वकील थे और कुछ करते थे, तो इनको इतना कॉमन सेंस कैसे नहीं हो? इसका कारण सिंपल है कि अहंकार है, अहंकार बहुत है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। लेकिन तुमको बनाया किसने? ये अगर भूल जाते हो तो उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ती, वो इतना आसान नहीं होता। मोदी जी कहां तक पहुंचे, कहां तक? अब देखते हो कि दुनिया भर जाते हैं, कहां की कोई वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हो उनके पैर छूती है, डिप्लोमेट्स उनके पैर छूते। तो मोदी जी खड़े नहीं रहते, उनको उठाने की कोशिश करते। तो ये जो अदब है वो मोदी को और बड़ा बनाती है। ये भूल जाते हैं जो राज मुकुट जो होता है, राज मुकुट इसलिए है कि बोलते हैं ना, 4 किलो का 5 किलो का सोने का इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इतना वजन होता है कि आप मुंडी टाइट कर दो तो गिर जाएगा। वो आपका सर और गर्दन झुकाने के लिए वो जो मुकुट होता है वो वजनदार बनाया जाता है। लेकिन ये मानते हैं कि ये क्या है, मान ऊपर उठा कर देखे गिर गया। तो कहने की बात यह है कि ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आप जो गेम प्लान है उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्यादा या मोहरा हो, उससे ज्यादा आप कोई भी नहीं थे। हाँ, इंदिरा गांधी के जमाने में तो ये डर कर रहे थे। इंडिया टुडे का एक आप फिल्म देखोगे, फोटो देखोगे, वीवी गिरी का प्रेसिडेंट थे, लेकिन अपने पिछवाड़े पर रुमाल लेकर खड़े हैं इंदिरा गांधी के सामने। इंदिरा गांधी सामने से, इंदिरा गांधी का चेहरा दिख रहा है उस फोटो में, और वीवी गिरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीठ से फोटो लिया गया है तो रुमाल उन्होंने पिछवाड़े पर रखा है। इतने डरते थे तो तुम कहां से उठकर आ गए भैया? ये सब करने की जरूरत नहीं थी, और करके भी क्या? आपके सामने बहुत सारे लोग हैं। शरद यादव, कोई याद तक नहीं रहा, शरद यादव इस्तेमाल करके फेंक दिया। चंद्रबाबू नायडू 2018 में इस्तेमाल करके फेंक दिया। नीतीश कुमार, पासवान, ये बहुत सारे उदाहरण है ना आपके सामने कि जिनको कांग्रेस ने इस्तेमाल करके फेंक दिया है। जब उनका कोई वजूद नहीं बचा तो कांग्रेस ने इनको पूछा तक नहीं यशवंत सिन्हा क्या है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये देखो, राजनीति में हो या जिंदगी में हो, हमारे आसपास जो घटनाएं होती है उससे सीखना होता है। पॉलिटिकल साइंस लेकर आप कॉलेज पढ़कर निकलोगे इसलिए आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। इसलिए तो पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ते हैं वो नेता नहीं बनते, वो पत्रकार बनते हैं। और जो नीचे से स्तर के एक कार्यकर्ता से लेकर मोदी जी आज प्रधानमंत्री बनकर बैठे, लेकिन आज भी वो स्वयंसेवक है, संघ के स्वयंसेवक है। उनको मालूम है कि नेता बनने के बाद
कितना नतमस्तक होना जरूरी है। हर जगह वो झुकते हुए दिखाई देते, तो क्यों झुकते? लेकिन जो अहंकारी होता है उसका वही तो प्रॉब्लम होता है। उसको लगने लगता है कि मैं गलती नहीं करता, वही तो सबसे बड़ी गलती होती है। धनखड़ ने वो बड़ी भारी गलती कर दी कि उन्होंने गलती करना छोड़ दिया और गलती मानना छोड़ दिया। बस वही सब गड़बड़ हो गई। मैं इसमें कुछ जोड़ दूं संजय जी? जी 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 प्लीज। देखिए, हमारे यहाँ ठीक है, प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे थे, नंबर 1 पर राष्ट्रपति हैं, नंबर 2 पर उपराष्ट्रपति हैं, नंबर 3 पर प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रैक्टिकली, व्यावहारिक रूप से जो नंबर 3 है एक्चुअल में वो नंबर 1 है, जो नंबर 1 है वो नंबर 2 है, और जो नंबर 2 है वो नंबर 3 है। यानी प्रधानमंत्री ही यहाँ कार्यकारी है, सारी शक्ति जो है प्रधानमंत्री में और कैबिनेट में निहित है। राष्ट्रपति भी वो करते हैं या करती हैं जो कैबिनेट कहती है या जो प्रधानमंत्री के यहाँ से जाता है। ये चीज समझ में नहीं आती है क्या जो बाकी के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं। और इसमें मैं जुडिशियरी को भी शामिल करता हूँ। जुडिशियरी को भी ये समझ में आना चाहिए। कई बार कुछ जस्टिसेस जो हैं वो कुछ इस तरह की बातें करते हैं जो अजीब सी हेडलाइन बनती हैं, उसको फटकार लगाई, उसको ये किया, उसको ये किया, तमाम तरह की बातें। तो ये चीजें जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी डेमोक्रेटिक एक पूरी हायरार्की है, उसमें ठीक है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। लेकिन सेनाओं के अध्यक्षों के साथ या सीडीएस के साथ या डिफेंस मिनिस्टर के साथ या एनएसए के साथ मीटिंग राष्ट्रपति तो कभी नहीं करती ना। उनके साथ मीटिंग तो प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो सबसे पावरफुल कौन है? जो नंबर 3 पर है प्रोटोकॉल में वो नहीं, मतलब वो है लेकिन वो जिसको प्रोटोकॉल नंबर 3 दिया हुआ है वो सबसे शक्तिशाली है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो प्रोटोकॉल में नंबर 1 है और धनखड़ साहब नंबर 3 पर थे, लेकिन वो भूल गए इन चीजों को। और कई बार ये भ्रांतियां होती हैं या गलतफहमी होती है या ईगो पाल लेते हैं लोग पोस्ट पर जाने के बाद और भूल जाते हैं कि आपको कहां से लेकर के आया गया और आपको क्या एक अवसर दिया गया कि आप अपनी सेवाएं दें। इनके सामने 2 और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शायद जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, मत्था टेकने के लिए जा रही थी और अपनी गाड़ी को करीब 2-2.5-3 किलोमीटर पहले छोड़ दिया और वहां से पैदल चल करके मंदिर की सीढ़ियों तक गई थी। जब उनको राष्ट्रपति बनाए जाने की कॉल आई, पहली कॉल आई, तो वो मंदिर में झाड़ू लगा रही थी, मंदिर की साफ सफाई कर रही थी। इसके अलावा राष्ट्रपति कलाम, जिसमें ये एनडीटीवी का पूरा कुनबा था, बदनाम कुनबा था, उसमें वो अतिथि थे। जब कार्यक्रम उनकी तरफ से उन्होंने समझा कि अब समाप्त है और वो निकलने लगे तो बरखा ने कुछ सवाल पूछ लिया। वो जाकर के वापस वहां नहीं बैठे जहां बैठे हुए थे पूरे कार्यक्रम में, वहीं मंच पर ही बैठ गए और वहीं बैठ करके उनके सारे सवाल का जवाब दिया। नीचे जमीन पर बैठ गए, डायस पर बैठ गए। ये होती है सादगी। और कलाम साहब के बारे में ये जानकारी है कि राष्ट्रपति भवन में होंगे सैकड़ों कमरे, लेकिन एक छोटे से कमरे में रहते थे, बहुत सादगी के साथ रहते थे। कपड़ों का एक बैग या ट्रंक था और वो जो भाऊ के प्रदेश से आती हैं महिला राष्ट्रपति थी, उनकी तरह 18 ट्रक सामान भरवा करके राष्ट्रपति भवन से नहीं ले गए थे।
तो ये धनखड़ साहब जैसे लोगों की समझ में चीजें आनी चाहिए कि याद देश किनको करता है। ऐसे लोगों को ही याद करता है, ऐसे लोगों को ही पूछता है। जिस दिन भाषण देते देते डॉक्टर कलाम की डेथ हुई, उस दिन इस देश के हर घर को ये लगा कि हमारा कोई अपना चला गया है। उनकी सादगी की वजह से, उनकी सेवाओं की वजह से, और ये सुख सुविधाओं के पीछे ना भागने की टेंडेंसी की वजह से। तो ये चीजें कब समझ में आएंगी, ऐसे लोगों की समझ में नहीं आता। मुझे और एक रेफरेंस देना जरूरी लगता है कि 77 की बात है, 77, जब जनता पार्टी जीत गई थी तो उसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव रोके गए थे बांग्ला वॉर के कारण। एक लोकसभा का पार्लियामेंट का एक प्रस्ताव पारित करके देश के सब जिनको चुनाव ड्यू था उसको 1 साल की मुदत बढ़ाई गई थी। तो इसलिए 73 तक वो उसका ये था, अपना 78 तक उनका ये था, टाइमिंग था। तो जब जनता पार्टी आ गई तो ऐसे सब जो विधानसभा थे जिनको एक्सटेंशन दिया गया था वो कैंसिल करके 8 विधानसभाओं का बर्खास्ती का ऑर्डर पास किया गया मोरारजी गवर्नमेंट से। तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट थे बीडी जत्ती, क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद का मृत्यु हो गया था। तो बीडी जत्ती ने उस पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया। जब ये बात हो गई तब अभी क्या करेंगे? मंत्रिमंडल अगर बोलता है और प्रेसिडेंट नहीं करेगा तो क्या होगा? मोरारजी देसाई बोले ठीक है, 1 हफ्ते की मुहलत देता हूं, मैं 2 दिन के लिए उपोषण करूंगा और 7वें दिन मैं सरकार से बर्खास्त, सरकार का इस्तीफा दे दूंगा, हो जाने दो। इस बात पर देश का मूड क्या है, लोकसभा का चुनाव करते। तब भागे भागे डरकर बीडी जत्ती ने उस पर सिग्नेचर किया था। वो भी वाइस प्रेसिडेंट थे लेकिन एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, और बाद में जो चुनाव हुआ संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने वगैरह वगैरह। लेकिन वो एक वाइस प्रेसिडेंट जो जानबूझकर सरकार को तकलीफ देना चाहते थे, वो मुझे याद आता है, जिनका नाम बीडी जत्ती था। जी, अब भाव चलते हैं थोड़ा बिहार की तरफ। और बिहार में बड़ा गजब हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है और चल क्या रहा है, पूरा हो गया है। और 65 लाख लोग जो हैं वो उसमें पाए गए हैं कि साहब उनके नाम काटे जाएंगे। और उससे तेजस्वी जी नाराज़ है, राहुल गांधी भी नाराज़ है, ममता जी भी नाराज़ है, सब लोग नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि साहब महाराष्ट्र में इसी तरह से इलेक्शन जीता गया। जी नहीं, नाराज तो राहुल गांधी बहुत दिनों से है। राहुल गांधी अपने आप से नाराज है। आप लोग गलत समझ रहे हैं कि वो मोदी सरकार से नाराज है या कुछ हो रहा है उससे नाराज है। राहुल गांधी अपने आप से नाराज है, क्योंकि क्या करना है वो उनको अपने खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है। तो बात सीधी और साफ है कि उनको अपने आप से नाराज होना पड़ेगा, और जब अपने आप से ही नाराज है तो फिर सामने कोई भी चीज ला के रखो वो नाराज ही रहेंगे। अब ये वोटर लिस्ट का रिवीजन वगैरह हो रहा है तो वो बात अलग है, वो एक घटना होती है, इसके लिए नाराज है। लेकिन असलियत में राहुल गांधी को पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये ऐसी नाराजगी जो होती है उसकी मोदी जी को परवाह नहीं है, जनता को परवाह नहीं है। ये तो मामले आपको याद होगा, राफेल से नाराज थे और यही राहुल गांधी बोल रहे थे कि अनिल अंबानी के जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाल दिया। याद है आपको? आज उसी अनिल अंबानी के कंपनियों पर ईडी के छापे पड़े 35 ठिकानों पर। हाँ हाँ, 35 जितने कोई हो गए,
लेकिन मुद्दा ये है कि अजीब बात है कि कल तक मोदी राहुल गांधी को खुश होना चाहिए कि भाई कल तक जो राहुल गांधी बोल रहे थे कि ये लोग अपोजिशन के जो लोग हैं इन पर डालते हैं, तो अनिल अंबानी तो दोस्त थे मोदी के, उनके जेब में 30,000 करोड़ डाले थे, वो शायद मोदी जी वापस लेने गए। तो मोदी जी के खिलाफ नहीं है, राहुल गांधी अपने आप से नाराज है। ममता दीदी भी अपने आप से नाराज है। आपने कभी ममता दीदी को खुलकर हंसते हुए देखा है? नहीं है, क्योंकि वो अपने आप से नाराज है। और क्यों नाराज है उनको भी पता नहीं। अब जब ये उससे निकलेंगे तब इनको कोई समझा पाएगा। तो इसलिए नाराजी चलते रहेंगे। कल परसों हो सके तो कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगी ठीक है ये मामला तो सुनना जरूरी है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अगस्त में कर देंगे। तो हमारी माँ जो थी एक बढ़िया क्या बोलते हैं उसको, कहानी बोलती थी कि जो क्या बोलते हैं उसको, हमारे मराठी में गांडूळ बोलते हैं उसको, जो मिट्टी में बारिश के समय दिखता है ना, छोटा छोटा कीड़ा। तो वो कीड़ा जो है उसकी पत्नी बोलती है अरे बेटे की उम्र हो रही है, उसकी शादी करनी जरूरी है। तो ये गांडूळ होता है, वो जाकर शेष नाग के पास जाता है कि हम एक ही वंश के, तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। अब शेषनाग तो शेषनाग होता है। वो बोलता है कोई बात नहीं, अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, दिवाली के बाद मुहूर्त होते हैं तब आ जाओ। अब दिवाली के बाद ये कहाँ मिलेंगे, रास्ते का कीचड़ खत्म हो गया। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कपिल सिब्बल और क्या बोलते हैं अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ठीक है दिसंबर के बाद आ जाओ या अगले मई तक आ जाओ। तो तब तक को बंगाल और बिहार का चुनाव भी खत्म हो जाएगा। तो ये चलता रहता है, उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हमको थोड़ा बहुत मनोरंजन एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है, तो ऐसे लोग भी चाहिए ना हमारे साथ। हमारा एक दोस्त था, तो उसकी बहुत मजाक उड़ाई जाती थी हमारे ग्रुप में, पत्रकारों के ग्रुप में। तो मेरी पत्नी जो थी वो थोड़ा उसका साइड लेती थी और सबको बोलती थी आप इसको कॉर्नर करते हो, आप उसको कॉर्नर करते हो। तो दूसरा मेरा पत्रकार दोस्त था, उसने उसको समझाया स्वाति अरे यार ये ऐसा नहीं रहेगा तो हमको रोना पड़ेगा, हंसने की कोई चीज भी होनी चाहिए। तो अभिषेक मनु सिंह भी है, कपिल सिब्बल है, राहुल गांधी है, ये जो कुछ करते वो करते रहने चाहिए। नहीं तो हमको रोजाना जो चीजें होती है इसके लिए रोना पड़ेगा ना, थोड़ा रिलीफ भी चाहिए, तो ये लोग होने चाहिए। ओंकार जी, अभी मैं देख रहा था आपका एक शो कि साहब राहुल गांधी रोड रोमियो है, आपने उनको रोड रोमियो क्यों कहा? बहू ने नाम दिया। और उस पर कई प्रतिक्रियाएं। एक मिनट, वो एक तो रोड़े डालने वाला भी होता है ना। अच्छा, रोड़े डालने वाला जो रोमियो होता है वो भी रोड रोमियो होता है। अच्छा। और रोता तो रहता है, हमेशा रोता रहता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि रोड रोमियो है। तो ये जो SIR की एक्सरसाइज हो रही है ओंकार जी, इसके तो बड़े गंभीर परिणाम निकलने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और ये रुकेगी नहीं संजय जी, ये रुकेगी नहीं। अब तो चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि पूरे देश में होगी। वैसे तो कोई पहली बार तो हो नहीं रही है, 9वीं 10वीं बार हो रही है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर होती रही है। लेकिन इस बार इन लोगों को ये ऊद छूटी है कि इसका विरोध किया जाए, तरह तरह के काले और दूसरे कलर्स के कपड़े पहन करके प्रदर्शन किए जाएं, प्ले कार्ड हाथों में लिए जाएं, थोड़ा सा जरा सुर्खियां बटोरी जाएं, और संभवतः कुछ और काम है नहीं तो चलो यही कर लिया जाए। और वैसे भी
आप ये देखिए कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है, कोई भी हो, मानसून सत्र हो, बजट सत्र हो या आपका शीतकालीन सत्र हो, हर सत्र में इनका यही काम है। शुरू के इनको कम से कम 10 दिन पार्लियामेंट के बर्बादी करने होते हैं। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि पूरा पूरा पार्लियामेंट सेशन डिस्ट्रॉय किया था इन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर। उस समय इनके दिमाग में ये घुस गया था कि प्रधानमंत्री को मणिपुर पर आकर के बोलना ही चाहिए, जबकि ये बताया गया था इनको कि मणिपुर में इससे भी भयावह हालात हो चुके हैं, कई बार हो चुके हैं। एक बार तो विमान से वहां पर कार्रवाइयां कराई गई थी, तब ना प्रधानमंत्री गए थे वहां, ना प्रधानमंत्री ने मुंह खोला था, ना गृह मंत्री गए थे। इस बार तो कम से कम 3 दिन अमित शाह मणिपुर में रह करके आए हैं, चीजों को समेट करके आए हैं, नियंत्रित करके आए हैं। लेकिन जिनको राजनीति करनी होती है वो ऐसे ही करते हैं। हर सेशन से पहले कभी पेगासस, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी मणिपुर, कभी सेबी, कभी सीएए, हर मुद्दा कुछ ना कुछ लेकर के आना और पार्लियामेंट को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब पब्लिक इनकी टैक्टिक्स को, इनके तौर तरीकों को समझ चुकी है कि ये हर सेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जो विधायी कार्य पारित होने चाहिए, जिन गंभीर मुद्दों पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होने चाहिए, एक्चुअल में जिसके लिए पार्लियामेंट है या विधानसभाएं हैं, वहाँ पर एक स्वस्थ डिस्कशन होने चाहिए, जो भी समस्याएं सामने हैं, लेकिन उन पर तो होता नहीं है। अभी जो पहलगाम नरसंहार और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर 16-16 घंटे की बहस रखी है, जिसका आगाज सोमवार से होगा और मंगलवार से होगा दोनों सदनों में, और प्रधानमंत्री के बारे में भी सूचना है कि वो भी हस्तक्षेप करने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी बोलने वाले हैं, और इनिशिएट तो जाहिर है डिफेंस मिनिस्टर ही करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो विदेश मंत्री भी बोलेंगे। अब हम देख लेंगे इन 16 घंटों में ये किस तरह की तैयारी के साथ आते हैं, और खुद राहुल गांधी कितना बोलते हैं और किस तरीके से बोलते हैं, ये पता लग जाएगा पूरे देश को। और जो ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए, और सब्स्टिट्यूट जब शब्द का प्रयोग कर रहे थे, किनके बारे में कर रहे थे? जो 4 की पोस्ट और हैं प्रधानमंत्री के बाद, उन सीनियर मंत्रियों को सब्स्टिट्यूट बताने की बेशर्मी दिखा रहे थे। तो अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और हम और आप जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो बहुत तैयारी के साथ आते हैं। वो केवल पहलगाम या ऑपरेशन सिंदूर पर तो नहीं बोलेंगे, वो इनके सारे कच्चे चिट्ठे देश के सामने और दुनिया के सामने खोल करके रख देंगे कि इनके कारनामे क्या हैं। उसके बाद देखते हैं कि कितना ये पार्लियामेंट में रुकते हैं और क्या शांति से सुनते हैं प्रधानमंत्री को। तो ये बार बार अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। जहां तक एसआईआर का सवाल है, तो ये अगर ममता बनर्जी कह रही थी कि मैं होने नहीं दूंगी, तो मुझे लगता है कि अब वो समय भी आ गया है जब ममता बनर्जी को बताया जाए कि ठीक है, 2011 से आप चीफ मिनिस्टर हैं और 2014 से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, केवल जो बंगाल में हो रहा है वही बर्दाश्त नहीं किया है, केवल ममता बनर्जी की तुनक मिजाजी को बर्दाश्त नहीं किया है। जब जब वहाँ हिंसा हुई है, जब जब हिंदुओं को, हिंदुओं के धर्म स्थलों को, बहन बेटियों को, उनके प्रतिष्ठानों को, उनके घरों को निशाना बनाया गया है, जब खून बहाया गया है, जब उनको पलायन के लिए मजबूर किया गया है, तब तब खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी लोगों के आक्रोश के निशाने पर आए हैं। लोगों ने सवाल पूछे हैं कि आप बंगाल में 355 या 356 का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जब संविधान में इन धाराओं की व्यवस्था है, तो क्या ये सजावटी धाराएं हैं? और अतीत में जब इनका खुल करके उपयोग, दुरुपयोग हो चुका है, तो आप तो केवल उपयोग करने वाले हैं ना।
अगर अराजकता का माहौल है, अगर कानून व्यवस्था कोई सरकार बनाए रखने में नाकाम है, तो ऐसी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं होता है। तो वो भी अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप संविधान की जो मूल भावना है उसकी अनदेखी करते हैं। तो अब अगर ममता बनर्जी वहां पर ये सत्यापन का काम रोकती है, क्योंकि जो सरकारी मशीनरी है जिसको ये काम करना है वो ममता बनर्जी की लीडरशिप में ही काम कर रही है वहां पर, तो उन्होंने अगर अड़ंगा लगाने की कोशिश की चुनाव आयोग की इस मुहिम में, तो हो सकता है कि वो समय भी हमें देखने को मिल जाए जब उनको कहा जाए कि या तो आप काम करने दीजिए, नहीं तो अपने घर जाइए। और दूसरे राज्यों में भी चूंकि ये मुहिम अब चलेगी, उत्तर प्रदेश इस देश का जनसंख्या की दृष्टि से, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा सूबा है। अगर बिहार में इतनी बड़ी संख्या में फेक मतदाता पाए गए हैं 65 लाख के आसपास, तो आप कल्पना करिए कि जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य हैं उनमें क्या हालत हुई होगी। तो ये जो साफ सफाई का अभियान चल रहा है इस देश में, और अलग अलग रूप स्वरूप में चल रहा है संजय जी, बुलडोजर जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, जो मजिस्ट्रेट हैं, वो अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याज को और दूसरे देशों के नागरिकों को ढूंढ ढूंढ करके बसों में, ट्रेन में लाद करके उनके देशों की सरहद के भीतर फेंक रहे हैं। और जो ये मतदाता सूची का सत्यापन का काम है, ये अगेन क्लीन एंड स्वीप करने की एक बहुत बड़ी जो संकल्पबद्धता है सरकार की, उस दिशा में ये लोग बढ़ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो एक संकल्प दिखाया है सरकार ने टॉप लेवल से, उसको अब कोई रोक पाएगा। जी, तो अब ममता दीदी अब क्या करेंगी भाऊ? अब ममता दीदी, अगर मुझे पूछे तो मैं बोलता हूँ कि जिस ढंग से धनखड़, ये एक इनके लिए सबक है कि हम कहाँ तक जा सकते। धनखड़ एक सबक है, ये अगर ममता दीदी समझे तो इसमें अड़ंगा नहीं लगाएंगी, अगर लगाएंगी तो उस पर हिंदू रिएक्शन आने वाली है। ये आप भूलो मत, ये रिएक्शन आने वाली है आहिस्ता आहिस्ता। मैं हमेशा मानता हूँ कि आरएसएस या हिंदुत्ववादी जो नेशनलिस्ट है वो जितना हिंदुइज्म के लिए काम नहीं करते, इतने ये सेक्युलर और अपोजिशन के लोग करते हैं। वो अगर छेड़ेंगे नहीं तो हमारे लोग उठकर मैदान में नहीं उतरेंगे। तो ठीक है, जो कुछ होने वाला है ममता करे, कोई बात नहीं, उसका फर्क पड़ने वाला है। और इसलिए देखो, दोनों तरफ से कोशिश होती रहती है ना। सब एक बात है ना, एक लड़का था, एक लड़की थी, उनका प्यार हो गया, माँ बाप बोले अरे बढ़िया है, चलो इनकी शादी कर दो, फिर उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे प्यार में फंस गए, और चलता रहेगा तो स्टोरी नहीं बनती ना। स्टोरी बनने के लिए विलन का भी जरूरी होता है होना। तो ये जो ममता दीदी वगैरह कर रही है वो करेगी, तेजस्वी करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, उनकी भी स्टोरी में उनकी जरूरत होती है, वरना स्टोरी में मजा नहीं है। अब ये जो चल रहा है वो जिस ढंग से निकल पड़ा है, ये रुकने वाला नहीं है, ये पूरे देश में होगा। और जगह अगर नहीं होता तो लोग इनके खिलाफ जाने वाले हैं कि ये क्लियर कट लाइन दिखा रहे हैं कि आप देश के नहीं, बाहर के मुस्लिमों को भी यहाँ लाकर हिंदुओं को माइनॉरिटी में लेकर जाने की कोशिश कर रहे हो। ये मैसेज जाता है और ये मैसेज हिंदुत्व को और स्ट्रांग बनाएगा। जो आज भी चुप बैठना चाहते थे उनको भी मैदान में आना पड़ेगा। तो ये बात समझ लो। तो उनका इसमें योगदान होता है। हम समझते हैं इनका योगदान नहीं है, मैं मानता हूं कि इनका बड़ा योगदान होता है। और इसलिए जो वोटर लिस्ट नया सिरे से बनाई जा रही है, जिसमें जो कुछ गड़बड़ी है वो दूर की जा रही है, तो उसके खिलाफ जाना वो भी एक तरीके से योगदान होता है। वो कैसे? हाँ,
वो कैसे? क्योंकि ये आक्षेप लेते हैं, ये आरोप करते हैं या अड़ंगा लगाते हैं, तो हिंदू ज्यादा दिमाग गर्म हो जाता है, हिंदू खुलकर मैदान में आना शुरू हो जाएगा। वाजपेयी ने, मुझे याद है, वाजपेयी ने उस समय राजीव गांधी के समय में एक प्रोग्राम में, जो 89 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त प्रणय रॉय के कार्यक्रम में दूरदर्शन पर अटल जी आए थे और अटल जी ने साफ साफ कहा था, ये जो रिजल्ट देख रहे हो इसमें बड़ा योगदान शाहबानू केस का है। तो शाहबानू केस या उसका जो नतीजा था, वो राजीव गांधी ने जो कुछ किया था वो तो आरएसएस ने नहीं किया था ना, लेकिन हिंदुओं की रिएक्शन आई, वो राजीव गांधी के वो शाहबानू के जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो लपेटे में लेने के कारण आई थी। तो वो योगदान होता है, वो योगदान होता है ना। तो ममता दीदी अगर आज वोटर लिस्ट दुरुस्त करने के खिलाफ खड़ी हो जाती है तो उससे हिंदुओं में ज्यादा नाराजगी उभर कर आएगी, और इसके लिए उसको मैं ममता का योगदान मानता हूँ। हाँ, लेकिन ममता का योगदान तो राहुल भी तो कर रहे हैं ना, योगदान ममता के साथ साथ। नहीं, राहुल गांधी तो पहले 2013 से 2012 से कर रहे ना, जब अध्यादेश फाड़ दिया था वहां से उनका योगदान शुरू हो गया। अच्छा, कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कितना नालायक है, गधा है, उसको पिछवाड़े पर लात मारो तो भी दुम हिलाते बैठेगा, ये लोगों को समझाने का प्रयोग किसने किया? ना मोदी ने किया, ना केजरीवाल ने किया, वो तो राहुल गांधी ने किया था ना। इसको फाड़ कर डस्टबिन में, कचरे के बिन में फेंक देना चाहिए, ये बोलकर राहुल गांधी ने कितना बड़ा योगदान किया था, आप भूलो मत उसको। अरे सर, लेटेस्ट पता चला है, कल कांचा इलैया ने ये घोषित कर दिया कि राहुल गांधी में सारी जातियों का मिश्रण है। ये मत समझिए कि वो ओबीसी नहीं है, सारी प्रजातियों का मिश्रण है। अच्छा। आप खुद शब्द खा जाते हैं, ये जातियों का नहीं, प्रजातियों का मिश्रण है। अब उसने तो अरे अंग्रेजी में बोला था, अभी कास्ट। अभी की बात है ना, गुजरात में जाकर उन्होंने बोला हमारे पार्टी में कुछ भारत के घोड़े हैं, कुछ रेस के घोड़े हैं। फिर बिहार में जाकर बोला अरे कुछ लंगड़े घोड़े भी है। तो पूरी कांग्रेस घोड़ों की प्रजाति है, ये आपको पता था? मुझे भी पता नहीं था, राहुल गांधी ने दिखा दिया। अब जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी है, तो वो कौन सी प्रजाति के हैं? घोड़े भी है, बर्ताव गधे जैसा करते हैं, तो दो अलग अलग प्रजाति हो गई। आप ठहरो जरा, अगला लोकसभा चुनाव आने दो, तब तक ये जातिगत गणना के ऊपर उठकर प्रजातिगत गणना पर जाएंगे। नहीं हो सकता है, बाबू जो कह रहे हैं, क्योंकि अगर जातीय गणना पूरी हो गई तो फिर ये कहेंगे कि अब इनकी प्रजातियां भी देखो, जो पेड़ों पे पाए जाते हैं, जितने पक्षी हैं, जो पशु हैं, इनकी जातियों प्रजातियों के बारे में भी सर्वे कराओ। क्यों क्यों मोर सिर्फ राजस्थान में हो गए, तमिलनाडु में मोर क्यों नहीं है? पूछेंगे वो। ये प्रजाति तमिलनाडु में क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा अन्याय है। तो हमको थोड़ा धीरज रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। नए नए किस्से, नए नए आइडियाज राहुल गांधी लेकर आ रहे हैं। अभी सारा टैलेंट बाहर निकल के आया नहीं उनका। हाँ, ये बहुत बड़ा मैटर है। ये साहब, ये प्रजातियों का मिश्रण है, ये जातियों का नहीं है। कास्ट बोला था उसने, स्पीशीज बोलना चाहिए था। नहीं, वो अगले चुनाव में बोलेंगे ये तो बंदर के वंशज है, हम तो गधे के वंशज है, वो बोलेंगे। राहुल गांधी जो है वो बोलेंगे। बोलो क्या आईएएस आईआरएस में कितने गधे हैं? क्यों नहीं है? ये तो गधों पर अन्याय हो गया।
ये बोलने वाले। अरे आप हंस रहे, कमाल करते हो आप इनकी टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंचे। वो कन्हैया कुमार बिहार जाकर बोला ना, इतने हाईवे क्यों बना रहे, पानी चोरी करके लेके जाना है। अतः हमको तो इतना पता नहीं था, हम तो बोलते थे कि भाई पानी पाइप से आता है, पाइप से भेजा जाता है, रोड से या हाईवे से पानी भेजा जाता है। ये नई नई इन्वेंशन है ना। तो राहुल गांधी ने गधे घोड़े कैसे कैसे प्रजातियां कांग्रेस में इकट्ठा किए, ये आप समझने की कोशिश करो, तो राजनीति आपको बहुत जल्दी समझ में आई। पूरी पूरी दुनिया हमारी विदेश नीति का लोहा मान रही है और ये कह हाँ। रहे हैं कि मोदी सरकार ने विदेश नीति का कबाड़ा करके रख दिया। कबाड़ा करके रख दिया। बताइए क्या अब कबाड़ खाने अगर में बैठे हो तो आसपास क्या दिखाई देगा आपको। जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या है, उसमें एक नई चीज दिखाओ। कई क्या बोलते हैं वो, मल्लिकार्जुन खड़गे है, मणिशंकर अय्यर है, क्या बोलते हैं वो दिग्विजय सिंह है, ये सब कबाड़ा हुआ है ना। 2000 से ये पहले इनकी मार्केट वैल्यू खत्म हो गई है, कबाड़े में भी इनको कोई खरीदेगा नहीं। अब राहुल गांधी इनके इर्द गिर्द रहेंगे तो उनके परे और दूर देखेंगे तो विदेश नीति दिखाई देती है। तो पहले कबाड़ दिखाई देगा, बाद में उसके परिणाम दिखाई देंगे। तो कबाड़ा बना दिया, बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक बात उसमें याद करिए कबाड़ ना, क्या है ये हमको समझना जरूरी है। आप राहुल गांधी को समझने की कोशिश नहीं करते, आप प्रिजुडाइज है। मैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ। हमारी समझ में कहाँ फेर रह गई है, कहाँ कमी रह गई है। अरे एक मुझे बोले कि शशि थरूर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को स्पॉन्सर कर दे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है, कबाड़ है। ये तो नया माल था ना, शशि थरूर नया माल था। तो गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों स्पॉन्सर किया, क्योंकि वो कबाड़ था, साहब वो किसी दलित काम था, का नहीं था। वो दलित था। तो कबाड़ का मतलब आप नहीं समझते। ये राहुल गांधी की गलती नहीं, आपकी गलती है। ओंकार जी, आपका कोई कमेंट इसके ऊपर? नहीं, मैं तो केवल ये कह रहा था, आखिर में मैं यही बात कहूंगा कि हम इनके बहुत सारे बयानों को, इनकी भावनाओं को भी और इनकी इच्छा को भी कई बार समझ नहीं पाते हैं। वो संकेत तो देते हैं, बल्कि खुल करके कहने लगे। अब तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के उन्होंने कहा था कि हमने मोदी की छवि को फाड़ करके रख दिया है। अब फाड़ करके रख दिया है मतलब जो उनकी एक आभा थी, जो लोकप्रियता थी, जो उनकी साख थी, लोगों का जो उन पर अडिग भरोसा था, हमने वो सब तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। अब ये जो पहलगाम में घटना हुई, उसके बाद मोदी ने जो किया, सेना के जरिए ही किया, खुद मोदी तो नहीं गए ब्रह्मोस के रूप में, और हमारी सेना ने किया। लेकिन इच्छा शक्ति किसकी थी, फैसला किसका था, सेनाओं को खुला हाथ किसने दिया था, वो नरेंद्र मोदी ने दिया था। तो जो भी कार्रवाई हुई 6-7 मई की रात को और 9-10 मई की रात को, उससे तो ये साबित हो गया कि जो राहुल गांधी कह रहे थे कि हमने इनकी छवि को फाड़ करके रख दिया है, वैसा तो कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी ने तो फिर साबित कर दिया कि मेरी छवि क्या है, मेरा संकल्प क्या है, और मैं क्या कर सकता हूं या मेरी सरकार क्या कर सकती है। ये तीसरी बार था जब पाकिस्तान में घुस करके मारा है उसको। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, एक बार एयर स्ट्राइक, और इस बार तो उनके एयरबेस फाड़ दिए, अगर राहुल गांधी की भाषा में कहूं, और आतंकवादी ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया। तो अब ये जो नया नरेशन आया, नैरेटिव बना मोदी जी का कि नहीं नहीं राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे, इनके बारे में कोई छवि ववि नहीं फटी है, ये तो बहुत मजबूत नेता हैं। और पूरी दुनिया ने मान लिया कि जो भारत ने किया है वो तो ना इजराइल कर पाया गाजा पट्टी में, और ना रूस कर पाया जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु अस्त्र हैं। तो ऐसे में
इनकी छवि चूंकि फिर ऊपर चली गई और उनकी लोकप्रियता में बेतहाशा वृद्धि हुई इस कार्रवाई के बाद। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, मानसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात की 18 मिनट, और 18 मिनट बात करने के बाद वो सदन में भी दिखाई दिए थे। चूंकि उनको एक दिन बाद यूके के लिए रवाना होना था और फिर मालदीव की यात्रा थी उनकी, तो वो सदन से चले गए जब ये लोग हंगामा कर रहे थे। तो बाहर राहुल गांधी ने कहा, देखा, भाग गए मुझसे डर करके। मतलब आप इस देश के प्रधानमंत्री की छवि क्या बनाना चाहते हो, आत्मबुद्धता में कह लीजिए, गलतफहमी में कह लीजिए, या आप इस देश की जनता को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो इस देश की जनता को आप मूर्ख मानते हैं कि जो आप समझाना चाहेंगे वो जनता समझ लेगी। लेकिन आज तक आपको जनमानस समझ में नहीं आया है। आप विधानसभाओं के 90 से ज्यादा चुनाव हार चुके, लगातार निरंतरता में आप 3 लोकसभा चुनाव हार चुके, आप अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री पर आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि देखा, भाग गया। कल बोला ना उन्होंने अभी ये बात समझना जरूरी है कि मैंने क्या बोला, आप क्या सुन रहे हैं ओंकार जी। मैंने योगदान की बात की है। अगर राहुल गांधी ने पोस्टर फाड़ा नहीं होता तो हीरो कैसे निकल कर आता, फटा पोस्टर निकला हीरो। अब एक लाइन में आप जो समझा ना पॉसिबल है, आपने इतना वर्णन कर दिया, क्या जरूरत है। राहुल गांधी का योगदान समझो। वो बोल रहे हैं कि हमने 24 के चुनाव में पोस्टर फाड़ा और निकल के आया हीरो। तो ये राहुल गांधी का योगदान है, मैं मानता हूँ। कल इनका एक ओबीसी सम्मेलन था, उसमें राहुल गांधी ने लोगों से पूछा कि आजकल की राजनीति नहीं बोला, आज की राजनीति में सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो कुछ लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी। तो नहीं, नरेंद्र मोदी तो कुछ समस्या नहीं है, तुम लोग उससे मिले नहीं हो, मैं मिल चुका हूँ, मैं देख लिया, उसमें कोई दम नहीं है, उसमें कोई दम नहीं। नहीं, वो तो ठीक है, दम नहीं है। मोदी में कहाँ दम है, मोदी में कहाँ दम है। वो क्या बोलते हो, शेर है ना, गैरों में कहाँ दम था, हमको तो अपनों ने डुबाया, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो मोदी में दम कहाँ है, मोदी में दम कहाँ है, राहुल में दम है। इसलिए वो जहां पानी भी नहीं होता वहां भी कांग्रेस को डुबा कर दिखाते, कांग्रेस की कश्ती डुबा कर दिखाते हैं। तो यही तो बोल रहा हूं, आप निगेटिवली देख रहे हैं, आप पॉजिटिवली देखो। अगर राहुल गांधी नहीं होते तो कांग्रेस की कश्ती डुबाना मोदी के लिए आसान नहीं था। राहुल गांधी डुबाएंगे, आप निकल जाओ, ये होता है योगदान। आप निगेटिवली देख रहे हैं, आप पॉजिटिवली देखो, पॉजिटिवली देखो। गांधी का कांग्रेस को समाप्त करने का सपना तो यही पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही। अभी तो कहा, देखिए साहब, अभी तो बिहार में कमाल करेंगे, उसके बाद बंगाल में कमाल करेंगे, तमिलनाडु में करेंगे, असम में भी तो करना है उनको। देखिए असम में जाके कितना वो धमकी देके आ गए, अरेस्ट कर लूंगा इसको, देख लेना। और इलेक्शन कमीशन को भी धमकी दे दी। एक बात मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। देखो, राहुल गांधी की जगह अगर कोई तगड़ा नेता कांग्रेस में आ जाए तो मोदी के लिए मुश्किल बन सकती है। तो एक बात है कि कांग्रेस का कोई तगड़ा नेता आ जाए तो वो मोदी के लिए आसान नहीं रहेगा, ये भी आप समझ लो। अगर अच्छा नेता आता है, देखो ममता दीदी को मोदी हरा नहीं पाए, ये भी आप समझ लो। तो क्यों नहीं, क्योंकि ममता दीदी फुल ताकत लगाकर सीरियसली पॉलिटिक्स करती है। जब सीरियस कोई लीडर सामने होता है तो मोदी जी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होता।
तो राहुल गांधी का जो मैं मानता हूं कि जिसको लॉयल अपोजिशन बोलते, मोदी जी के लिए राहुल गांधी ये लॉयल अपोजिशन है। मोदी के सबसे बड़े भक्त राहुल गांधी। हम लेकिन लोग राहुल ठीक गांधी है को बकवास करते रहते, हम लोग मोदी भक्त नहीं है। मोदी भक्त, मोदी को हर बार जिताने की कोशिश में राहुल गांधी हमेशा लगे रहते। तो आप इस ढंग से सोच कर देखो तो आपको राहुल गांधी की महत्ता समझ में आएगी। लेकिन राहुल गांधी सबको धमकाते घूम रहे हैं आजकल कि देखो मैं अरेस्ट करवा दूंगा इसको, हिमंत बिश्व शर्मा को, और इलेक्शन कमीशन को देख लूंगा मैं, बस अब आई एम कमिंग फॉर यू। ये कॉन्फिडेंस ये कहाँ से आ रहा है? जो चलेगा उनका एक्चुअल में क्या क्या है संजय जी, जिनको एक्चुअल में कानून की समझ नहीं है, संविधान की समझ नहीं है, वो ही इस तरह की बचकानी बातें कर सकते हैं। अब कोई चाहे जितने ऊंचे पद पर बैठा हो, काम तो एजेंसियों को करना है, जांच एजेंसियों को करना है, सबूत तो उनको जुटाने हैं, अदालत को संतुष्ट तो उनको करना है, और बिना दस्तावेज जुटाए, बिना प्रमाणित किए आप किसी को ना गिरफ्तार कर सकते हैं, ना आप जेल भिजवा सकते हैं। फेक अगर तरीके से आप बदले की भावना से किसी को गिरफ्तार करा भी दें, अगर आप सत्ता में आ जाएं, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, अभी असम भी दूर है, अभी केरल भी दूर है। पिछली बार जब 5 साल की सत्ताएं पूरी की थी असम में भारतीय जनता पार्टी ने, केरल में वाम मोर्चा ने, तो तब लोगों को लगा था कि भाई हर 5 साल में जो है सत्ताएं बदलती हैं तो शायद कांग्रेस आ जाएगी। लेकिन ये तो जहां संभावना होती है वहां भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। तो अभी तो दूर है गुवाहाटी इनसे, पहले गुवाहाटी में आप जाइए, आप अपनी सरकार बनाइए, उसके बाद जरा गिरफ्तार करके दिखाइएगा, और गिरफ्तार करके फिर जो आप एलिगेशन में गिरफ्तार करेंगे उसको प्रूव करके दिखाइएगा अदालतों में। तो किसी को जेल भेजना या किसी को जमानत देना या रिहा करना या बरी करना, ये काम सरकारों का या पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप का नहीं है। आप कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कभी कभी इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, प्रैक्टिकली क्या होता है, इसका भी आपको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। जी, तो आइए फिर आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। भाऊ को और ओंकार जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार जय हिंद, जय जी, भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।